तपाची वाट अत्यंत बिकट असते, पण त्या वाटेने जो जातो तो सहसा कोसळत नाही. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आदरणीय कांबळे सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आणि अत्यंत कार्यक्षम मंत्री माननीय किरेनजी रिजिजू यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. आदरणीय डॉक्टर भगवत करात जी, पद्मश्री नामदेव कांबळे जी, डॉक्टर बदंत चंद्र मोदी जी, श्री दत्ता जोशी जी, डॉक्टर अशोक सावड़े जी, और आज यहाँ आई इस महत्वपूर्ण एक पल है. पाली और मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने पर महाराष्ट्र में कई जगहों में कार्यक्रम किया जा रहा है और खुशी भी आप लोग हम लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं. वैसे तो भाषा तो कुछ लोग बोलते हैं मगर सबके लिए महत्वपूर्ण है. अब मुझे मराठी बोलने नहीं आता है, लेकिन हमारा भारतीय भाषा है तो क्लासिकल लैंग्वेज होने पर खुशी तो सबको मिलता ही है. पाली हमारा प्राचीन भाषा है तो पाली का अभिजात दर्जा मिलने पर जितना खुशी महाराष्ट्र में लोग हैं उतना ही खुशी उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है. तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, देश भर में अलग अलग जगह इसका महोत्सव की तरह कार्यक्रम किया जा रहा है. 17 तारीख को दिल्ली में अभिदम्य दिवस है. उस समय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है. उसमें महाराष्ट्र भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे. मुझे बहुत ज़्यादा कहना नहीं है क्योंकि साहित्यकार के हिसाब से अभी भगवत करात जी ने पार्लियामेंट में अपना छोटा सा क्लिप दिखाया और नामदेव कांबळे जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया और हमारे बंटे जी ने पाली का बैकग्राउंड को बताया और उसका खुशी इजहार किया. डॉक्टर जोशी जी ने आपको बताया बहुत अच्छी तरह से. तो मैं तो साहित्यकार नहीं हूँ, बहुत लंबा मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है. मैं तो सिर्फ इसलिए आपके बीच में आया हूँ कि आपके खुशी के इस पल में शरीक हो सके, हम आपके बीच में बैठ सके. यही मेरा एक मंशा थी. हमारा देश में कहने के लिए तो बहुत कुछ है. अगर भाषा का बात करें तो बहुत मन में चीज उठता है कि भाषा का बारे में बात करो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं 2-3 मिनट में अपना जो ख्याल है, मेरा जो मत है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं रखना चाहता हूँ. कई सालों से हम विदेशों का दौरा किया है. मैंने अपने जीवन काल में 155 देश घूम करके देखा है. हमारा देश में मेरा जितना पूरा दुनिया देखने वाला कोई नहीं है, पहले भी नहीं था और भविष्य में भी मुश्किल है क्योंकि 155 देश घूमना ये आसान नहीं है. हर जगह अपना एक विचित्र कैरेक्टर होता है, हर जगह का अपना एक संस्कृति होता है, अपना भाषा होती है. लेकिन जिस समाज, जिस देश का अपना भाषा खो जाएंगे, अपना संस्कृति खत्म हो जाएंगे, उसका कोई वजूद नहीं बचता है. आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अस्तित्व नहीं बचेगा. मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि बीच में 800-900 साल तक हम गुलाम रहे तो हमारे भाषा किस तरीके से कमज़ोर हो गए. अलग अलग आक्रमण करने वाले लोग आकर के हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा पहचानों को कुचला है, वो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझते हैं. लेकिन
1947 के बाद हम तो आजाद देश थे, तो फिर मैं सोचता हूं कि पाली जैसे भाषा, प्राचीन भाषा, मराठी जैसे समृद्ध भाषा, साथ साथ प्राकृत, बंगाली, असमिया, जो एक साथ कैबिनेट ने उस दिन निर्णय किया और क्लासिकल लैंग्वेज दर्शन हम लोग ने उसको डिक्लेयर किया, इतना सब क्यों लगा, ये मैं सोचता हूं। ये किसी एक को ब्लेम देने का नहीं है, क्योंकि काम हो गया तो अब किसी को ब्लेम देके फायदा नहीं है, लेकिन मैं जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा मानसिकता को दर्शाता है। मैं विदेशों में जितने भी गए थे, हमारे भारत के लोग अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी बहुत जोरदार से अंग्रेजी सीखते हैं और अंग्रेजी बोलने में मजा आता है। मुझे भी थोड़ा कुछ अंग्रेजी बोलना जरूर आता है, तो मैं भी अंग्रेजी बोल लेता हूं। अंग्रेजी अगर मैं बोलता हूं तो काम काज के लिए जरूरत है, इसलिए बोलता हूं। कोई भी भाषा हमारा काम आता है, कोई भी भाषा बिना काम का होता नहीं है, उसका महत्व होता है। लेकिन भाषा सिर्फ बात करने के लिए नहीं, अपना पहचान भी है। मैं एक बार सोवियत संघ में गए थे, उस समय तो पूरा सोवियत संघ एक था, USSR। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी थे, बड़ा नामी यूनिवर्सिटी थे हमारे देश का। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को क्यों बदनाम करूं। यूनिवर्सिटी के 3 लड़के 3 लड़कियां हमारे साथ में सोवियत संघ गए। हम लोग वहां 45 दिन रहे। जैसे हम सोवियत संघ में पहुंचे, मॉस्को में पहुंचे, तो हमारे साथ 4-5 ग्रुप बना करके हम लोग का अलग अलग कार्यक्रम था। सबके साथ एक एक रूसी लड़की या लड़का जो हिंदी सीखा है, हम लोगों के साथ एक इंटरप्रेटर के रूप में एक एक रूसी को डिप्लॉय किया। अब ये रूसी लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते होंगे जो पश्चिमी देशों में गए हैं, लेकिन अक्सर रूस के अंदर में, सोवियत संघ के उस पूरे इलाका में अंग्रेजी नहीं चलते थे। तो हम लोग भारत से आए हैं, हम लोग भी अंग्रेजी देश नहीं है, वो लोग भी, सोवियत संघ भी अंग्रेजी देश नहीं है। तो हम लोग जब वहां काम करने के लिए निकले हैं, तो हमारे साथ जो रूसी इंटरप्रेटर थे, उन लोग ने हम लोगों को हिंदी में बात किया। वो हमको हिंदी में बात करते हैं, हमारे वो यूनिवर्सिटी से जो 6 लोग आए थे वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं। वो रूसी में बात करते हैं, हमारे लोग अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। तो मैंने 2-3 बार समझाया भी है कि यह अंग्रेजी बोलने वाला देश नहीं है, आप हिंदी में बोलिए। ये लोग हिंदी सीखा है कितने मेहनत से। ताशकंद में एक हिंदी स्कूल है, दिल्ली में JNU में हिंदी का पाठ उन्होंने पढ़ा है। तो बहुत मुश्किल से उन बच्चों ने हिंदी सीखा ताकि कोई भारतीय को मिलेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। और जब हमारे देश के लोग गए तो जवाब तो अंग्रेजी में दे रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला, हाथ जोड़ के बोला कि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से हिंदी सीखा है और हम लोग आपके साथ हिंदी में बात करना चाहते हैं, कृपया आप लोग हिंदी में ही जवाब दीजिए। अब ये परिस्थिति को हम लोग सोचिए, किस तरीके से हमारा मानसिकता बिगड़ चुके हैं। अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, लेकिन पागलपन का भी कोई सीमा होना चाहिए। आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश जाते हैं, जरूरत पड़ने पर, जहां जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी बोल लेते हैं, मगर अपना भाषण, औपचारिक भाषण हमेशा हिंदी में बोलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी भाषा हो, हम कोशिश करना चाहिए अपना भाषा में बात करें। भाषा तो जरूर सीखिए। तो
हमने जो देखा है कि कोई भी जो गोरे लोग काम करते हैं, गोरे लोग बोलते हैं, उसको लेकर के हमारा यहाँ जो बीमारी का दौर चला हुआ है कि हमारे यहाँ तो जो कुछ लोग तो ऐसा भी है पार्लियामेंट में बहुत स्टाइल से अंग्रेजी बोलते हैं, उसके वजह से वो हीरो बन गए हैं। क्या बोला है, तर्क क्या है, तथ्य क्या है, वो नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत स्टाइल से पूरा अंग्रेजी टोन, एक्शन, एक्शन पूरा अंग्रेजी स्टाइल में बोलते हैं, इसलिए बड़ा फेमस हो जाते हैं। ये सोच सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। मैं जब खेल मंत्री था तो मैंने बड़ा एक प्रयोग किया। हमारे देश में वो बीमारी जो भाषा वाला बीमारी है वो खेल में भी है और हर जगह पहुंचे हुए हैं। खेलों में जो अंग्रेजी खेल यानी जो विदेशी खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कोई गोल्फ खेलते हैं, अच्छी बात है, खेल तो खेल है, लेकिन उसको बड़ा खेल मानता है। और जो हमारा देशी खेल जो खो खो खेलता है, मलखम खेलता है, कलारी पट्टू खेलता है, कबड्डी खेलता है, उसको छोटे मानते हैं। तो हमने ये निर्णय किया कि मोदी जी ने कहा कि भारतीय खेल, हमारे पारंपरिक खेलों को भी उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो हमने मलखम जैसे खेलों को पद्म हमारा जो अवार्ड देते हैं या हम खेल अवार्ड देते हैं, अर्जुन अवार्ड देते हैं, अलग अलग अवार्ड देकर के खेल के क्षेत्र में जो लोग भारतीय खेलों को आगे बढ़ाता है उसको सम्मानित करना शुरू किया। हम लोगों ने अभी राशि भी देते हैं, जो कलरी पट्टू खेलते हैं, तंगठा करते हैं या मलखम करते हैं, सबको अभी भारत सरकार से राशि मिलता है। नहीं तो बच्चे लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे तो जिंदगी कुछ नहीं होगा। वो सब गोरे लोग जो खेल खेलते हैं उसके पीछे भगा हुआ है। तो प्रॉब्लम हम है, हम सब अगर कबड्डी खेल देखने जाएंगे, हम सब मलखम देखेंगे, हजारों लाखों में हम मलखम देखेंगे, तो मलखम खेलने वाले बच्चे बहुत सारा पैसे मिलेंगे और खेल वैसे आगे बढ़ेगा। हमारा मानसिकता सही होना जरूरी है। उसी प्रकार से जो सूट बूट पहनता है, बड़ा गाड़ी जो बहुत ही जो कीमती वाला गाड़ी में जो चलते हैं उसको सैल्यूट मारता है, पैदल चलने वाला को इज्जत देते नहीं है। तो हमारा ये जो सोच है, हजारों साल का जो विदेशों का आक्रमण से हमारे ऊपर में भारी असर पड़ा है, उसको दूर करना जरूरी है। इसलिए 2014 के बाद मोदी जी ने धीरे 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 करके भारतीय परंपरा, भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देना शुरू किया है। उसी का कड़ी में आज पाली भाषा जैसे, मराठी जैसे, प्राकृत जैसे, असमिया, बंगाली सबको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। इसका महत्व तो समझना चाहिए। ठीक है, आज यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन उत्साह का तो चरम पार हो जाना चाहिए। ये मामूली नहीं है। और कुछ जगह में संघर्ष करके जान दे देते हैं अपना भाषा का पहचान के लिए। यहाँ भारत सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग में, उस दिन हम लोग 2 घंटे बैठे कैबिनेट में, और प्रधानमंत्री ने जब कैबिनेट में ये एजेंडा लाए, हम लोग सब उत्साहित थे। जितना भी कैबिनेट मंत्री हम लोगों ने हिस्सा लिया, सबने खुशी इजहार किया और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और मैं मानता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में उत्साह मना रहे हैं। और इसको, इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। इसको मामूली सा एक छोटा सा चीज प्राप्त कर लिया और हमने मामूली सा धन्यवाद दे दिया, उस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मराठी भाषा, पाली भाषा, बंगाली, प्राकृत, असमिया बहुत बड़ा होता है। इसके महत्व को समझना चाहिए। इसलिए आज के नए युग में नए पीढ़ी लोग इस चीज को समझे कि भाषा सिर्फ आगे ले जाने के लिए सिर्फ नहीं है, यह हमारा प्राचीन काल, हमारा पहचान, हमारे सभ्यता से जुड़ता है। आप पाली सीखोगे तो बुद्ध के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का संभावना बढ़ जाता है। ये नेचुरल कनेक्ट है, इसलिए उसको सम्मानित करना हमारा दायित्व है। इसलिए सरकार में बैठ करके हम लोगों ने कुछ काम जो किए हैं, मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी ये कोई
विकास का क्षेत्र में बात करने का ये समय नहीं है, ना कोई राजनीतिक मुद्दा में बात करने का समय नहीं है। ये हमारा पहचान का, हमारा अस्तित्व का सवाल है। आप लोग समय निकल करके आज विशेष करके महाराष्ट्र में मैं आया हूं, तो पाली भाषा और मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा देने पर आप लोगों ने जो यहाँ ये कार्यक्रम रखा है, मुझे इसमें आमंत्रित किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और बुद्ध भगवान का चरणों में हम लोग हमेशा नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कहने पर हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। न्याय के दिशा में, इक्वालिटी, बराबर का दर्जा के रूप में आजकल हम लोग सब काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में मैं सबके साथ अभी मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जाते जाते कि महाराष्ट्र तो महापुरुषों का प्रदेश है, ये वीरों का भूमि है। देश से भी ऊपर राष्ट्र महत्वपूर्ण है, आपका तो महाराष्ट्र है। लेकिन कभी कभी इसी महावीरों का, महापुरुषों का महाराष्ट्र में कुछ लोग गलत बात बोल करके हम लोगों को दुष्प्रचार करते हैं, तो हम लोग गुमराह हो जाते हैं। पिछले चुनाव में मैंने देखा है, संविधान के दुश्मन, संविधान को कुचलने वाले लोग संविधान बचाओ करके कहने पर हमारे भोले भाले लोग कहाँ इधर उधर बिखर गए थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, पहचानना चाहिए मजबूती से। हम बेवकूफ नहीं होना चाहिए, हम समझदार लोग हैं, इसलिए किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में हमको भटकना नहीं है। हमारे बंते जी, पद्म श्री, हमारे जितने भी आज हमारे साथ में जो यहाँ आए हैं, आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।